गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है, हमने कल अपना टॉपिक ये कर लिया था गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या है हमारा टॉपिक? कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखो, जो कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है ये क्या होती है? ये होती है कि किसी वस्तु द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होती है हमारी बस कार्य ऊर्जा प्रमेय है और यही इसका स्टेटमेंट है। तो क्या है कार्य ऊर्जा प्रमेय? देखो कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय है। यानी कि जो W बराबर होता है इसके होता है ये डेल्टा के। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय समझ गए होंगे मेरे बच्चों। तो अब हम जो हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय है इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो क्या है, यानी कि इसकी हम क्या करते हैं? उत्पत्ति कह लो, या हम इसको क्या है सिद्ध करते हैं। देखो, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, जैसा कि हमने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव किया था, सेम ऐसा ही है कि हमने माना कि किसी सतह पर कोई वस्तु m द्रव्यमान की रखी है, ठीक है, और जिसका प्रारंभिक वेग कितना है? u है। ठीक है, और क्या है, वस्तु पर F बल कार्य कर रहा है और F बल कार्य करने के बाद क्या हुआ, वस्तु A त्वरण से कितनी दूरी तय करती है? S दूरी तय करती है या S मीटर तक विस्थापित हो जाती है। ठीक है, अब हमें देखो वस्तु क्या हुआ, S मीटर तक विस्थापित हुई और किसी त्वरण A से विस्थापित हुई। तो ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाती है तो क्या है, बल लगाने पर किसी वेग से ही तो जाती है, तो हमने इसका अंतिम वेग मान लिया कितना है? v है। ठीक है मेरे बच्चों, तो v मान लिया। तो अब क्या लिखते हैं हम कि माना m द्रव्यमान की, ठीक है, ये क्या होगा, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, लिख दिया। अब जिसका प्रारंभिक वेग u, ठीक है, तथा जब इस पर सतह के समांतर, ठीक है, क्या है, सतह के समांतर F बल लगाया जाता है तो वस्तु v वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है, यही तो हमने बताया कि जब हमने सतह के समांतर इस पर बल लगाया तो जो वस्तु है, वस्तु ने कितना वेग प्राप्त कर लिया? u से v वेग प्राप्त कर लिया। ठीक है, माना वस्तु का
त्वरण कितना है, वस्तु का त्वरण ए है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हुआ, वस्तु का त्वरण ए है। और जब वस्तु का त्वरण हमने ए मान लिया तो क्या है, वस्तु पे हमने बल भी लगाया था, तो तब जो वस्तु है, वस्तु पर लगने वाला बल, तो जो लगने वाला बल होगा हमारा F बराबर क्या होगा, m में समीकरण क्या मान लिया हमने 1। अब जब हमारा F बराबर m में आ गया तो यहाँ से क्या है कि जो वस्तु है वो u वेग से भी वेग प्राप्त कर लेती है और हमारे पास a भी है और दूरी भी है। तो जैसे कि हमने कार्य के फॉर्मूले में किया था तो सेम ऐसा ही है। ठीक है, बराबर में तो तब गति के तीसरे समीकरण से, तो गति के तीसरे समीकरण से गति का जो तीसरा समीकरण था वो क्या था हमारा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। तो यहाँ से हम गति का समीकरण ही हो गया, क्योंकि हमारे पास देखो v भी है, u भी है, a भी है, s भी, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू जब निकालते हैं तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि यू स्क्वायर को हम लेंगे इस तरफ, बराबर क्या आएगा 2as। तो यहाँ से जो a की वैल्यू मिलेगी तो 2s हमारा इसके अपोन में चला जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो जो का तो, और अपोन में क्या होगा ये 2s। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से जो a की वैल्यू है क्या है, a का मान कहीं में रख दो, ये समीकरण 1 में रखने पर जब हम a की वैल्यू इस समीकरण में रखते हैं तो हमें जो f बराबर मिलता है क्या मिलेगा, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपोन में कितना मिलेगा 2s। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा ये हो गया f बराबर m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो f की वैल्यू मिल गई, ये हमने मान ली समीकरण 2। जब हमारे पास समीकरण 2 मिल गई तो इसके बाद ये बताओ, जब हम बल लगाते हैं तो बल लगाने पर वस्तु में क्या है, कार्य भी होता है। ठीक है, तो तब जो हमारा क्या है, किया गया कार्य है, अब किया गया कार्य करते हैं तो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। तो यहाँ से क्या है, समीकरण 2 से, क्योंकि मैंने कार्य करवाया था आपको तो कार्य W बराबर FS भी तो लिखवाया था, क्योंकि S क्या था हमारा विस्थापन, जितना वस्तु ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन किया। ठीक है, तो W बराबर जो F की वैल्यू है हमारे पास, F की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s और मल्टीप्लाई में क्या है s, s से s कट गया हमारा। ठीक है, और इनटू में कितना है इसके m भी है, तो यहाँ से W बराबर ये क्या होगा हमारा m। अब ये बताओ क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 बचेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ से W बराबर देखो हमने 2 है, m तो जो का तू 2, दोनों के अपॉन में 2 है तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यदि हम 2 को इसके भी अपॉन में लेते हैं और इसका भी अपॉन में लेते हैं क्योंकि सेम ही रहेगा, क्योंकि जब एलसीएम लेते हैं तो क्या है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो W बराबर यहाँ से क्या मिलेगा हमें m। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या मिलेगा m वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के m यू स्क्वायर अपॉन 2। अब ये बताओ m वी स्क्वायर बटे 2 और m यू स्क्वायर बटे 2, चूँकि एक फॉर्मूला था हमारा k बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था यही तो था 1/2 एम वी स्क्वायर। तो W बराबर v क्या है अंतिम और u क्या है प्रारंभिक वेग। तो यहाँ से जो W बराबर होगा, इसलिए हमने देखो हमने मान लिया से अंतिम वेग वाले की गतिज ऊर्जा मान ली k2 और प्रारंभिक वेग की मान ली हमने k1। ठीक है, तो k1 मान ली और k2 मान ली। अब इसके बाद में जो k2 माइनस के k1 होता है क्या होता है, देखो तो W बराबर जो k2 माइनस के k1 होगा, यानी दोनों में गतिज ऊर्जा में क्या है अंतर है। तो गतिज ऊर्जा में जब हम अंतर लेते हैं तो अंतर क्या करते हैं हम डेल्टा
के, ठीक है, क्योंकि K2 माइनस के K1 होता है, गतिज ऊर्जा में अंतरित होता है। तो यहाँ से जो W बराबर मिलेगा तो किया गया कार्य, ठीक है, यानी किया गया कार्य किसके बराबर हो गया हमारा ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्योंकि जो हमारा डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब ही क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए सभी, तो किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये है आपका टॉपिक। तो जो हमारा गतिज ऊर्जा में, ठीक है, यानी जो कार्य ऊर्जा क्या है पर में है, यही हमारी है, ठीक है, सिद्ध होगी हमारी। और क्या है प्यारे बच्चों, इसको आपको तैयार करनी है, ठीक है, आपको क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग आंसर में आ सकती है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखो क्या है वो, और इसके बाद में आती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो सिंपल सी बात है, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है, ठीक है। तो अब हम स्थितिज ऊर्जा करते हैं। तो देखो स्थितिज ऊर्जा क्या है, आपको सिर्फ यही लिखनी है कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण, ठीक है, उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं क्या है कि किसी वस्तु ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्या है, एक स्थान से यानी कि दूसरे स्थान पर गई, यानी उसने क्या किया, अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। तो इसका मतलब है उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और जब वो यहाँ से यहाँ तक गतिमान होकर जाती है तो गति के दौरान उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, यानी जो गति के कारण होगी ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण होगी वो स्थितिज ऊर्जा। लिख दिया हमने, कहते हैं। और एक बात और है, यदि हम इसे मैथमेटिकल रूप में लिखे तो इसे यू, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो किससे प्रदर्शित करते हैं हम इसे, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो मात्रक मिल गया हमें। तो हम इसका फॉर्मूला बाद में डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखो जो आपने देखा होगा जो बांध होते हैं, तो पहले मैं लगा दूँ एग्जाम्पल, लिख दो आपको क्या है एग्जाम्पल, कि बांध में रोके गए पानी में इसकी ऊंचाई, ठीक है, क्या है, इसकी ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कि ये है कि जो बांध होते हैं, बांध का कार्य क्या है, जो डैम होते हैं हमारे बड़े बड़े नदियों पर, या बड़ी बड़ी जो हमारी, ठीक है, नदी होती है, वो जो डैम होते हैं, डैम नीचे से क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। और क्या होता है उसमें कि जो है जल एकत्रित करते हैं। और जल एकत्रित करने के कारण क्या होता है उसमें, क्योंकि जल हमारा एक स्थान पर ही स्थिर रहता है, और जल एक स्थान पर स्थिर रहने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसके बाद में एक और एग्जाम्पल है, क्या है कि कोई कमानी है, कमानी या कोई धागा ले लो, क्या है, कोई कमानी या धागा ले लो। तो धागा लेने पर क्या होता है, या धनुष, धनुष होगा धनुष, ठीक है, पहले लिख दो, यानी कि एक, ठीक है, एक खींचे गए तीर
कमान में उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ से तात्पर्य है कि कोई तीर कमान है और तीर कमान को जब भी खींचा जाता है तो उसकी जो खींचने के कारण है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। तो इसके बाद में क्या है हमारा तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कि जो घड़ी होती है हाथों में, ठीक है, उस घड़ी में भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है। यानी जब घड़ी चलती है तो घड़ी में संचित ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो घड़ी में संचित ऊर्जा भी कौन सी ऊर्जा है? हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसके बाद में आती है हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो क्या है देखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है कि पृथ्वी तल से, ठीक है, कुछ ऊंचाई पर संचित ऊर्जा, यानी कि क्या लिखते हैं हम कि किसी वस्तु में, ठीक है, पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर संचित ऊर्जा क्या होती है? उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एग्जाम्पल मैंने दिया था इसका स्थितिज ऊर्जा का कि जो बांध में रोके गए पानी में इसकी ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद में देखो, हमने इसका फॉर्मूला लिखते हैं। हमने मान लिया कि कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक है, और पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है? h ऊंचाई पर है, या पृथ्वी तल पर स्थित कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, इसे हम h ऊंचाई पर ले जाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी। तो तब इसमें कौन सी ऊर्जा विद्यमान होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि माना पृथ्वी पर स्थित, ठीक है, स्थित कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, जिसे h ऊंचाई तक ले जाया जाता है। ये हो गया। वो वस्तु का भार mg। देखो वस्तु का जो भार होता है mg हमेशा क्या है? नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु का भार mg नीचे की ओर कार्य करता है, ठीक है। और क्या है कि गुरुत्वीय बल के विपरीत जो किया गया कार्य है वो क्या है? वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो सबसे पहले जब नीचे कार्य करता है और हमें पता है कि जो वस्तु द्वारा गुरुत्वीय बल के विपरीत किया गया
कार्य है। ठीक है, तो किया गया जो कार्य है वो क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो यानी कि जो हमारा U होगा, U बराबर किसके, W के। तो U बराबर, ये बताओ W बराबर क्या होता है, बल। ठीक है, कितना होता है, बल, और गुना बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। हमने बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन कितना मान लिया, H। तो यहाँ से F बराबर है, हमें पता है कि तो बल विपरीत दिशा में, और ये mg, तो दोनों को क्या आपस में संतुलित करेंगे। तो यहाँ से U बराबर क्या मिलेगा, mgh। देखो इसके जब न्यूमेरिकल कराए जाएंगे तो आपको क्या है, फॉर्मूला बताना है कि सर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखो इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हमारा जो वर्क है इतने ही टाइम में बहुत हो जाता है। तो इसलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपनी केयर रखना प्यारे बच्चों, और साथ साथ जितना भी वर्क कराया जाए अपनी फेयर में करते रहना।